समीकरण के बेस पे देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग समीकरण क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो चलिए समीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि समीकरण के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है, ये दोनों के बीच पे हम लोग देखते हैं। तो समीकरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। समीकरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन के बेसिस पे बोलते हैं। क्लियर। तो चलिए इक्वेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई कि इक्वेशन किसके अंतराल में होता है, इक्वेशन किसके बेसिस पे होता है। तो चलिए इसको इक्वेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या करते हैं भाई, सॉल्व आउट करते हैं कि इक्वेशन किसके बेस पे होता है, इक्वेशन किसके अंतराल में भी होता है। तो इक्वेशन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि इक्वेशन किसके किसके अंतराल में होता है और इक्वेशन किसके किसके बेसिस में होता है। तो इक्वेशन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि इक्वेशन किसके अंतराल में होता है और इक्वेशन किसके बेस पे होता है। तो समीकरण किसको कहते हैं, देखिए समीकरण किसको कहते हैं, समीकरण का उपयोग हम लोग किसके बेस पे करते हैं। तो समीकरण के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि ये समीकरण किसके बेस पे होता है और यह समीकरण किसके अंतराल में भी होता है। तो समीकरण के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समीकरण किसके अंतराल में होता है और समीकरण किसके बेस पे होता है। तो समीकरण के बेस पे जान सकते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग में क्या होता है। तो समीकरण किसको बोलते हैं, देखिए दो कथनों के बीच में जहाँ समता की भावना होती है, दो कथनों में समता को, दो कथनों में समता को, दो कथनों में समता को, दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। दो कथनों में समता को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। ठीक है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, समीकरण में दो पक्ष होते हैं। दूसरा दो पक्ष के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई। दो पक्ष के बेस पे पहला बायां पक्ष के बेस पे होता है, बायां पक्ष होता है और दूसरा होता है दायां पक्ष। ठीक है। इस बायां पक्ष को वाम पक्ष भी बोला जाता है, इसको हम लोग दक्षिण पक्ष भी बोलते हैं, दक्षिण पक्ष, और इसको LHS भी बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको RHS भी बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्लियर। तो समीकरण के बेस पे जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे समीकरण में हमारे पास 2x + 1 = 10 है, ये देखिए जी, ये आप लोगों का LHS है, ये आप लोगों का RHS है। ये यहाँ पर जो समता है, यहाँ पर जो इक्वल का निशान है, यही आप लोगों का क्या है भाई, समीकरण है। यही क्या है, आप लोगों का समीकरण है। और इसी का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, और इसी का हम लोग क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं कि ये किसके अंतराल में होता है और किसके बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो समीकरण के बेसिस पे यही है कि दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं, दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं,
तो दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष बायां पक्ष वाम पक्ष के बेस पे होता है जिसको LHS बोला जाता है, दूसरा दायां पक्ष जिसको दक्षिण पक्ष बोला जाता है RHS के बेस पे। तो दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष एक बायां पक्ष के बेस पे होता है और एक दायां पक्ष के बेस पे होता है। तो एक को बायां पक्ष वाम पक्ष के बेसिस पे देखते हैं, एक को दायां पक्ष दक्षिण पक्ष के बेसिस पे देखते हैं। तो दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष पहला एक बायां पक्ष के बेस पे होता है, एक आप लोगों का दायां पक्ष के बेस पे होता है। तो समीकरण के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष पहला एक बायां पक्ष के बेस होता है, एक दायां पक्ष के बेस होता है। तो एक को हम लोग बायां पक्ष के अंतराल में देखते हैं और एक को हम लोग दायां पक्ष के बेस पे देखते हैं। क्लियर कि बायां पक्ष के बेसिस पे क्या होता है और दायां पक्ष के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष एक बायां पक्ष के बेस पे होता है, एक दायां पक्ष के बेस पे होता है। तो दो पक्ष के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, एक बायां पक्ष के बेस पे होगा, एक दायां पक्ष के बेस पे होगा। तो बायां पक्ष जिसको वाम पक्ष LHS बोलते हैं, दायां पक्ष जिसको दक्षिण पक्ष RHS बोलते हैं। तो समीकरण के बेस पे जान सकते हैं दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष पहला एक बायां पक्ष के बेस होता है, एक दायां पक्ष के बेस होता है। एक को बायां पक्ष के बेस पे जानते हैं, एक को दायां पक्ष के बेस पे जानते हैं कि बायां पक्ष के बेस पे क्या होता है और दूसरा में दायां पक्ष के बेस पे क्या होता है। तो समीकरण के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एक प्लस के बेस पे जो समीकरण को हल करने के नियम होते हैं, एक प्लस के बेस पे होता है, एक माइनस के बेस पे होता है। एक किसके बेस होता है, एक प्लस के बेस पे होता है, एक माइनस के बेस पे होता है। तो प्लस माइनस के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि पॉजिटिव के बेस पे क्या होता है, नेगेटिव के बेस पे क्या होता है, नेगेटिव के बेस पे क्या होता है, पॉजिटिव के बेस पे क्या होता है। तो यहाँ पर समीकरण की परिभाषा को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष के अंतराल में पहला बायां पक्ष के बेस होता है, फिर एक दायां पक्ष के बेस होता है। बायां पक्ष और दायां पक्ष के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि बायां पक्ष के बेसिस पे आपके पास क्या कंटेंट आएगा और दायां पक्ष के बेसिस पे आपके पास क्या कंटेंट आएगा। तो एक को दायां पक्ष के बेस पे जान सकते हैं और एक को आप लोग बायां पक्ष के बेस पे जान सकते हैं कि बायां पक्ष किसके अकॉर्डिंग होती है और दायां पक्ष भी किसके अकॉर्डिंग होती है। क्लियर। दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं। समीकरण में कितने होते हैं, दो पक्ष होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, पहला बायां पक्ष, दूसरा दायां पक्ष। पहला बायां पक्ष, दूसरा दायां पक्ष। पहला होता है बायां पक्ष और दूसरा होता है दायां पक्ष। ठीक है, तो एक को बायां पक्ष के बेस पे देखते हैं, एक को दायां पक्ष के बेस पे देखते हैं। एक को बायां पक्ष के बेस पे देखते हैं, एक को दायां पक्ष के बेस पे देखते हैं। ठीक है, एक को वाम पक्ष के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग दक्षिण पक्ष के बेस पे देखते हैं। तो एक को हम लोग वाम पक्ष के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग दक्षिण पक्ष के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो वाम पक्ष के बेस पे क्या हो जाएगा और दक्षिण पक्ष के बेस पे क्या हो जाएगा, इन दोनों कंटेनर के अनुसार से भी देखते हैं कि दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष पहला
बायां पक्ष जिसको वाम पक्ष LHS बोलते हैं, दूसरा दायां पक्ष जिसको दक्षिण पक्ष RHS बोलते हैं। जैसे 2x + 1 = 10 LHS = RHS के बेस पे हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, पहला बायां पक्ष के बेस पे है और दूसरा दायां पक्ष के बेस पे। तो एक को हम लोग बायां पक्ष के बेस पे जान सकते हैं और दूसरा को हम लोग दायां पक्ष के बेस पे जान सकते हैं कि बायां पक्ष के बेस पे क्या होता है और दायां पक्ष के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक बायां पक्ष के बेस पे हो जाएगा, एक आप लोगों के दायां पक्ष के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। चलिए, तो इसके माध्यम में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में हमारे पास दो पक्ष होते हैं, पहला बायां पक्ष के बेस पे होता है जिसको वाम पक्ष बोलते हैं और दूसरा दायां पक्ष के बेस पे होता है जिसको दक्षिण पक्ष बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसको RHS बोलते हैं। तो LHS के बेस पे आप लोग जान सकते हैं जो कि बायां पक्ष के बेस पे होता है और RHS के बेस पे भी जान सकते हैं। तो दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, पहला बायां पक्ष दूसरा दायां पक्ष। तो पहला होता है बायां पक्ष, दूसरा होता है दायां पक्ष। तो दो कथनों में समता को समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, पहला बायां पक्ष दूसरा दायां पक्ष। जैसे 2x + 1 = 10 LHS = RHS के बेस पे होता है। अब समीकरण को हल करने के नियम भी होते हैं। समीकरण को हल करने के क्या होते हैं, नियम भी होते हैं भाई। ठीक है, कि एक प्लस के बेसिस पे क्या होता है, एक माइनस के बेसिस पे क्या होता है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं समीकरण के बेस पे कि हमारे पास समीकरण को हल करने के नियम भी होते हैं। समीकरण के हल करने की विधि, समीकरण के हल करने की विधि भी होती है। इसमें जो प्लस होता है वो माइनस की तरफ जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस की तरफ जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है वह डिवाइड की तरफ जाता है और जो डिवाइड होता है वह मल्टीप्लाई की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग जान सकते हैं समीकरण में। ठीक है, तो समीकरण में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो एक चर के समीकरण के बेस पे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक चर का रैखिक समीकरण के बेस पे पढ़ते हैं, एक चर का रैखिक समीकरण के बेस पे पढ़ते हैं। एक चर का रैखिक समीकरण जैसे 2x + 1 = 10 2y + 6 = 15 2z - 7 = 19, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो समीकरण के हल करने की विधियाँ होती है और प्लस को हम लोग जब भी कन्वर्ट करते हैं, पक्षांतर करते हैं तो माइनस के बेस पे जाता है और जब माइनस को करते हैं तो प्लस के बेस पे जाता है। तो एक प्लस के बेस पे जाता है, एक माइनस के बेस पे जाता है। ठीक है,
तो प्लस के माध्यम से जान सकते हैं और माइनस के माध्यम से भी जान सकते हैं। ठीक है कि एक प्लस के बेसिस पे क्या होता है, एक माइनस के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग प्लस के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, एक को माइनस के। ठीक है, तो एक प्लस के बेसिस पे हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, माइनस के बेसिस हो जाएगा। तो एक को हम लोग प्लस के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और एक को माइनस के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो एक को प्लस के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, एक को माइनस के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं कि प्लस के बेसिस पे क्या होता है, माइनस के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई के बेसिस पे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो समीकरण के हल करने की विधि के बेस पे देखते हैं। तो प्लस माइनस की तरफ जाता है, माइनस प्लस की तरफ जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड की तरफ जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई की तरफ जाता है। तो समीकरण के हल करने की विधि, एक चर का रैखिक समीकरण 2x + 1 = 10 के बेस पे होता है, 2y + 6 = 15 के बेस पे होता है, 2z - 7 = 19 के बेस पे रहता है। तो एक चर का रैखिक समीकरण 2x + 1 = 10, 2y + 6 = 15, 2z - 7 = 19 के बेस पे रहता है। तो एक चर का रैखिक समीकरण 2x + 1 = 10, 2y + 6 = 15, 2z - 7 = 19 के बेस पे रहता है। तो समीकरण के हल करने की विधि, एक चर का रैखिक समीकरण 2x + 1 = 10, 2y + 6 = 15, 2z - 7 = 19 के बेस हो जाएगा। तो एक चर का रैखिक समीकरण 2x + 1 = 10, 2y + 6 = 15, 2z - 7 = 19। समीकरण के हल करने की विधि, एक चर का रैखिक समीकरण 2x + 1 = 10, 2y + 6 = 15, 2z - 7 = 19। प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई के बेसिस पे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग रैखिक समीकरण के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, जिस चार राशि की घात एक होती है भाई, जिस चार राशि की घात एक होती है, जिस चार राशि की घात एक होती है, जिस चार राशि की घात एक होती है और जिस समीकरण में चार राशि की घात, जिस समीकरण में चार राशि की घात, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जिस समीकरण में जिस समीकरण में चार राशि की घात, चार राशि की घात, जिस समीकरण में चार राशि की घात, जिस समीकरण में चार राशि की घात एक होती है, वह रैखिक समीकरण कहलाती है। वह रैखिक समीकरण कहलाती है। जैसे 2y + 5 = 10 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर,
तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि समीकरण के हल करने की विधि के बेसिस पे एक प्लस माइनस के बेसिस पे होता है, माइनस प्लस के बेसिस पे होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड के बेसिस पे होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के एक रूटिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के एक रूटिंग में होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा, ये दोनों। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो समीकरण के हल करने की विधि के बेस पे जान सकते हैं कि एक प्लस माइनस के रूप में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस के रूप में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड के रूप में कन्वर्ट होता है और डिवाइड आपकी मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट होता है। तो समीकरण के हल करने की विधि प्लस माइनस के रूप में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस के रूप में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड के रूप में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट होता है। एक चर का रैखिक समीकरण के बेस पे देखते हैं 2x + 1 = 10, 2y + 6 = 15, 2z - 7 = 19। जिस समीकरण में चर राशि की घात एक होती है वह रैखिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये समीकरण के हल करने की विधि प्लस माइनस के बेसिस पे होता है, माइनस प्लस के बेसिस पे होता है और मल्टीप्लाई डिवाइड के बेसिस होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई के बेसिस होता है। तो समीकरण के हल करने की विधि के बेस पे जान सकते हैं प्लस माइनस के अकॉर्डिंग में माइनस को प्लस के बेसिस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड के बेसिस पे होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई के बेसिस होता है। एक चर का रैखिक समीकरण के बेस पे जान सकते हैं 2x + 1 = 10 के बेसिस पे, 2y + 6 = 15, 2z - 7 = 19। जिस समीकरण में चर राशि की घात एक होती है वह रैखिक समीकरण कहलाती है, जैसे 2y + 5 = 10 के बेस पे। तो यहाँ पर आप लोग दोनों समीकरणों के बेस पे जान सकते हैं कि एक प्लस माइनस में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में किस तरीके से कन्वर्ट होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। क्योंकि एक चर का रैखिक समीकरण के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई तो 2x + 1 = 10 के बेसिस पे रहता है, दूसरा के बेस पे देखते हैं तो 2y + 6 = 15 के बेस पे रहेगा, तीसरा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 2z - 7 = 19 के बेस पे रहेगा। क्योंकि जिस समीकरण में चर राशि की घात एक होती है वह रैखिक समीकरण कहलाती है। अब इसमें या तो यह x के रूप में हो सकता है या y के रूप में हो सकता है या z के रूप में हो सकता है, क्योंकि हम लोग चर राशि को x, y या z के माध्यम से दर्शाते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग चर और अचर के माध्यम से जब भी देखते हैं हम इसमें क्या क्या दो कंटेंट के माध्यम से देखते हैं, एक चर राशि के माध्यम से देखते हैं और एक अचर राशि के माध्यम से। ठीक है, एक चर राशि होता है, एक अचर राशि होता है। ठीक है, तो चर राशि में देखते हैं जिस राशि का मान बदलता है, जिस राशि का मान बदलता है। ठीक है, जिस राशि का मान क्या होता है बदलता है, जिस राशि का मान बदलता है और जिसका मान स्थिर होता है, जिसका मान अस्थिर होता है, जिसका मान अस्थिर होता है, जिसका मान अस्थिर होता है। ठीक है, जिसका मान क्या होता है, अस्थिर होता है। तो जिस राशि का मान बदलता है, जिसका मान अस्थिर होता है, क्या कहलाता है, चर राशि कहलाता है। चर राशि कहलाता है, चर राशि कहलाता है। चर राशि को x, y, z द्वारा दर्शाया जाता है।
तो चार राशि के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये चार राशि किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चार राशि के बेसिस पे देख सकते हैं कि जिस राशि का मान बदलता है, जिसका मान अस्थिर होता है, चार राशि कहलाता है। चार राशि को एक्स वाई जेड द्वारा दर्शाया जाता है। तो जिस राशि का मान बदलता है, जिस राशि का मान बदलता है, जिसका मान अस्थिर होता है, चार राशि कहलाता है। तो जिस राशि का मान बदलता है, जिसका मान अस्थिर होता है, चार राशि कहलाता है। चार राशि को एक्स वाई जेड द्वारा दर्शाया जाता है। चार राशि जिस राशि का मान नहीं बदलता है, जिस राशि का मान नहीं बदलता है, जिसका मान स्थिर होता है, जिसका मान स्थिर होता है, जिसका मान क्या होता है, स्थिर होता है, जिसका मान क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो चार राशि के माध्यम से देखते हैं कि जिस राशि का मान बदलता है, जिसका मान अस्थिर होता है, जिस राशि का मान बदलता है, किसका मान बदलता है, तो चार राशि का मान बदलता है। किसका मान नहीं बदलता, तो अचार राशि का मान नहीं बदलता है। तो किसका मान बदलता है भाई, तो चार राशि का मान बदलता है। और किसका मान नहीं बदलता है, तो अचार राशि का मान नहीं बदलता है। तो चार राशि का मान बदलता है और अचार राशि का मान नहीं बदलता है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जिस राशि का मान बदलता है और जिसका मान अस्थिर होता है, चार राशि कहलाता है। चार राशि को एक्स वाई जेड द्वारा दर्शाया जाता है। जिस राशि का मान बदलता है, जिसका मान अस्थिर होता है, चार राशि कहलाता है। चार राशि को एक्स वाई जेड द्वारा दर्शाया जाता है। तो जिस राशि का मान बदलता है, जिसका मान अस्थिर होता है, चार राशि कहलाता है। चार राशि को एक्स वाई जेड द्वारा दर्शाया जाता है। जिस राशि का मान नहीं बदलता, जिसका मान स्थिर होता है। तो जिस राशि का मान नहीं बदलता, जिसका मान स्थिर होता है और जिसको हम लोग किसके माध्यम से दर्शाते हैं, संख्याओं के माध्यम से। तो जिस राशि का मान नहीं बदलता, जिसका मान स्थिर होता है, जिसको हम संख्याओं के माध्यम से, जिसको हम संख्याओं के रूप में दर्शाते हैं। जिस राशि का मान नहीं बदलता है, जिसका मान स्थिर होता है, जिसको हम संख्या के रूप में दर्शाते हैं, अचार राशि कहलाता है। अचार राशि कहलाता है। ठीक है, तो चार राशि के माध्यम से जान सकते हैं कि जिस राशि का मान बदलता है, जिसका मान अस्थिर होता है, चार राशि कहलाता है। चार राशि को एक्स वाई जेड द्वारा दर्शाया जाता है। अचार राशि जिस राशि का मान नहीं बदलता है, जिसका मान स्थिर होता है, जिसको हम संख्याओं के रूप में दर्शाते हैं, अचार राशि कहलाता है। तो एक चार राशि के माध्यम से होता है, एक अचार राशि के माध्यम से होता है। ठीक है, तो हम लोग चार राशि के माध्यम से भी जान सकते हैं और अचार राशि के माध्यम से भी जान सकते हैं कि चार राशि किसके बेसिस पे होगा और अचार राशि भी किसके अकॉर्डिंग में भी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये चार राशि किसके बेसिस पे होता है, तो जिस राशि का मान बदलता है, जिसका मान अस्थिर होता है, चार राशि कहलाता है। चार राशि को एक्स वाई जेड द्वारा दर्शाया जाता है। अचार राशि जिस राशि का मान नहीं बदलता है, जिसका मान स्थिर होता है, जिसको हम संख्याओं के रूप में दर्शाते हैं, अचार राशि कहलाता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये चार राशि किसके बेसिस पे होगा और अचार राशि भी किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो चार राशि के माध्यम से जान सकते हैं और अचार राशि के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो चार राशि के बेस हो जाएगा कि जिस राशि का मान बदलता है, जिसका मान अस्थिर होता है,
चार राशि कहलाती है। चार राशि को XYZ द्वारा दर्शाया जाता है। अचार राशि जिस राशि का मान नहीं बदलता है, जिसका मान स्थिर होता है, जिसको हम संख्याओं के रूप में दर्शाते हैं, अचार राशि कहलाता है। तो जिस राशि का मान बदलता है, जिसका मान अस्थिर होता है, चार राशि कहलाता है। चार राशि को XYZ द्वारा दर्शाया जाता है। अचार राशि जिस राशि का मान नहीं बदलता है, जिसका मान स्थिर होता है, जिसको हम संख्याओं के रूप में दर्शाते हैं, अचार राशि कहलाता है। तो चार राशि के बेस पर आप लोग जान सकते हैं भाई कि जिस राशि का मान बदलता है और जिसका मान अस्थिर होता है, चार राशि कहलाता है। चार राशि को XYZ द्वारा दर्शाया जाता है। जिस राशि का मान नहीं बदलता, जिसका मान स्थिर होता है, जिसको हम संख्याओं के रूप में दर्शाते हैं, अचार राशि कहलाता है। तो चार राशि के माध्यम से जान सकते हैं ये किसके बेस पे रहेगा और अचार राशि के माध्यम से जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि चार किसके किसके बेसिस पे रहेगा और अचार राशि भी किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो एक चार राशि के माध्यम से आता है और एक आप लोगों का अचार राशि के माध्यम से आता है। तो चार और अचार दोनों को लेकर के भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये चार राशि के माध्यम से क्या होता है और अचार राशि के माध्यम से क्या होता है। तो एक को आप लोग चार राशि के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और एक को आप लोग अचार राशि के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो इसका आगे का जो कंटेंट है, इसका जो आगे का टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इस क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं।